साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने अपने पटल पर इस बार वसंतोत्सव को अपना विषय बनाया है और इस क्रम में मुझे इस विषय पर आपके समक्ष अपने विचार साझा करने हैं। सर्वप्रथम मैं क्षितिज से जुड़े तमाम साहित्यकार विद्वान मित्रों का अपनी ओर से, परमेश्वर भक्त की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कामना करता हूं कि आपका भी यह वसंतोत्सव, आपकी भी यह ऋतु सुखद, सफल, आनंद और हर्षातिरेक से युक्त हो। मित्रों, स्मरण हो रहा है जब उच्च विद्यालय में मैं छात्र था तो उन दिनों रामदयाल पांडे की एक कविता, वसंत विषय कविता पढ़ने का अवसर मिला था और उस कविता की जो आरंभिक पंक्ति है कि पिकी पुकारती रही, पुकारते धरा गगन, मगर कहीं रुके नहीं वसंत के चपल चरण। तो उस समय यह बात समझ में नहीं आई थी कि आखिर वसंत के चरण चपल कैसे होते हैं, किस प्रकार हो गए हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि चूंकि वसंत एक ऊर्जा है, एक जीवंतता है, एक चेतना है, एक गति है, हर्ष, आनंद और प्रसन्नता की लहर फैलाने वाली एक चेतना है, इसलिए वह एक जगह स्थिर नहीं रहती। और इस रूप में अगर हम इस बात पर विचार करें तो पाएंगे कि पूरे विश्व के हर देश में किसी न किसी रूप में वसंत ऋतु, वसंतोत्सव का आयोजन होता है। भले ही वह भारतीय ऋतु के अनुकूल नहीं हो, उसका अलग मौसम होता होगा, अलग महीने होते होंगे। रही बात भारत में वसंत ऋतु की, तो हम भारतीयों ने 6 ऋतुओं को 12 महीनों के अनुसार 2-2 महीने के हिसाब से ऋतु चक्र निर्धारित किया है। महाकवि कालिदास ने भी ऋतु संहार में इसका उल्लेख किया है और भारतीय जीवन, साहित्य और मान्यता में जो वसंत है वह प्रथम आरंभिक ऋतु है। यहीं से नववर्ष का आरंभ होता है। कुछ लोग वसंत पंचमी यानी माघ वसंत पंचमी के दिन से वसंत ऋतु का आरंभ मानते हैं और इस दिन से रंग गुलाल आरंभ हो जाता है। लेकिन इतना तो सच है कि माघ के अंत से लेकर फागुन और चैत का महीना वसंत के रूप में हम जानते हैं। इस मौसम की विशेषता है कि इसमें कलियां खिलती हैं, सारे पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पेड़ों पर नए पल्लव, नई किस्लें, नई कोंपलें फूटती हैं और समूची सृष्टि हरी भरी रंग सुगंध से युक्त हो जाती है। खेतों में सरसों की पीली चादर फैल जाती है। गेंदा, गुलाब, जूही, चमेली, जितने भी तरह के पुष्प भारतीय जीवन और भूगोल में उपलब्ध हैं वे सब खिल जाते हैं। भंवरों का गुंजार शुरू हो जाता है। नदियों का जल शीतल, शांत और पारदर्शी हो जाते हैं। उनका उफान खत्म हो जाता है। चारों तरफ हर्ष, उल्लास, उत्साह, उमंग और जीवंतता का वातावरण व्याप्त हो जाता है। यही कारण है कि इसे ऋतुराज की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि राजा वसंत वर्षा ऋतुओं की रानी। वसंत को राजा माना गया है। यह अकारण नहीं है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण जब अपना परिचय देते हैं तो वे अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकर। महीनों में मैं अघन हूँ और ऋतुओं में मैं वसंत हूँ। इस वसंत का अपना सांस्कृतिक महत्व है, भौगोलिक महत्व भी है और भारतीय जीवन और साहित्य में आदिकाल से, या कहें कि जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है तब से इससे उसका नाता है। क्योंकि
जो वसंत है उसको मदन का यानी कामदेव का पुत्र भी माना गया है और कामदेव ने इस संपूर्ण सृष्टि में संरचना और विकास की ऊर्जा को जीवंत रखा है। यही कारण है कि हमारा ऋग्वेद भी आरंभ में ही कामस्तदग्रे समवर्तदादि कहकर काम की महत्ता और लोकोपयोगिता की घोषणा करता है। यही काम संपूर्ण सृष्टि को अपने में समाहित किए हुए रहता है और वसंत के साथ यह प्रसिद्ध है कि मदन यानी कामदेव का संहार या विनाश या दहन भगवान शिव ने किया था। हम अगर इस पर्व की बात करें, इसकी पुरातनता की बात करें, मदनोत्सव या वसंतोत्सव की बात करें, तो भारतीय साहित्य में उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण के अतिरिक्त प्राकृत अपभ्रंश की मुख्य धारा में भी वसंत का रस भली भांति व्याप्त है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूत्र में भी वसंत का व्यापक वर्णन मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी वसंत का व्यापक और विस्तृत वर्णन किया है। किष्किंधा कांड में पंपा सरोवर तट पर इसका उल्लेख मिलता है। अयं वसंतः सौमित्र नाना विहग नंदिता। बुद्ध चरित में भी वसंत ऋतु का जीवंत वर्णन है। भारवी के किरातार्जुनियम, शिशुपाल वध, नैषध चरित, रत्नाकर कृत, हरिविजय, श्रीकंठ चरित, विक्रमादेव चरित, श्रृंगार शतकम, गीत गोविंदम, कादम्बरी, रसवंती, रत्नावली, मालती माधव जैसी पुरानी संस्कृत पुस्तकों में भी वसंत ऋतु का पर्याप्त वर्णन मिलता है। अतः यह स्पष्ट है कि यह वसंत जो है वह मानव के संपूर्ण जीवन में ऊर्जा, आनंद, सौंदर्य, श्रृंगार, रसात्मकता का संचार करने वाला कारण है। और कहें कि यह ऋतु है जिसमें समूची धरती रूप, रस, गंध और स्पर्श से पुलकित हो जाती है। पंत ने इसका उल्लेख करते कहा है कि पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पत्रों में मांसल रंग खिला, आया नीली पीली लौ से पुष्पों के चित्रित दीप जला। तो पुष्पों के चित्रित दीप जलाकर आने वाला यह वसंत हर व्यक्ति के मन को उद्दीप्त करता है, प्रभावित करता है। अब हम जरा इस पर विचार करें कि कैसे कैसे यह ऋतु हमें आंदोलित करती रही है, साहित्य को आंदोलित करती रही है। बल्कि हम कहना चाहेंगे कि जितने लोगों ने आज तक कविता लिखने के लिए कलम उठाई है, उन्होंने किसी न किसी रूप में वसंत का चित्रण अवश्य ही किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने साहित्य में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद में या आलोक पर्व के निबंधों में इस पर पर्याप्त विचार किए हैं। वसंत आ गया है शीर्षक जो उनका निबंध है, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वसंत तो मन की दशा के ऊपर निर्भर करता है, जब जो चाहता है ले आता है। और वसंत ऋतु में भी कोई बीमार हो जाता है, लेकिन किसी दूसरे मौसम में भी, कोई वर्षा ऋतु में भी वसंती मूड में आ जाता है। तो इस प्रकार कालिदास वसंत ऋतु का वर्णन हर किसी न किसी रूप में करने का प्रयास करते हैं। और एक जगह वे लिखते हैं कि ऋतु संहार में वर्णन आया है कि द्रुमा सुपुष्पा सलिलं सपदम मंस्त्रियं पवन सुगंधी सुखा प्रदोषा दिवासश्च रम्या सर्वप्रियं चारुतरम वसंते। तो वसंत का ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। कुमार संभवम में एक जगह उन्होंने जो प्रकृति और सौंदर्य का वर्णन किया है वह बड़ा ही दर्शनीय है। प्रातः काल का समय है तो बालेन्दु वक्त्रान्य विकास भावाद्रमुः पलाशान्य तिलोहितानि सद्यो वसंतेन समागतानाम नखक्षतानि वनस्थलीनाम। इसका अर्थ होता है कि वसंत के आते ही दूज के चंद्रमा के समान टेढ़े और लाल लाल अधखिले टेसू के फूल वनभूमि में फैले हुए
ऐसे लग रहे थे मानो वसंत ने वनस्पतियों के साथ अभी अभी रति विहार संपन्न किया है, जिसके नखों के चिन्ह वनस्थली यानी वन के स्तन पर पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार कालिदास ने वसंत का वर्णन किया है। जब हम संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य की ओर आते हैं तो सर्वप्रथम विद्यापति पर हमारी नज़र जाती है। विद्यापति ने वसंत को कहा कि ये आयल ऋतुपति राज बसंत, कि राजा बसंत आया है और उसके साथ साथ उसके सारे के सारे साज सामान यानी राजा के साथ जो कुछ भी चलता है वे सब सामान आए हैं। एक जगह बिहारी लिखते हैं कि नहीं पलाश के पुहुप ये हैं जरत अंगार। जब नायक विदेश की यात्रा पर निकलता है तो रास्ते में पलाश वन खिला हुआ दिखता है, यानी वसंत ऋतु का मौसम है और वह घर छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसे में वह तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और फिर घर वापस आ जाता है। आचार्य गोविंद दास विहरत वन सरस वसंत श्यामा जूती जूथ लीला अभिराम। जायसी ने वसंत का वर्णन अपने ढंग से किया और कहा कि फल फूलन सब डार ओढ़ाई, झुंड बांधी के पंचम गाई, बाजही ढोल दुंधुवी भेरी, भादक मादक तूर झांझ चहुफेरी। सूरदास ने वसंत को पत्र के रूप में उल्लिखित किया और कहा कि ऐसो पत्र पठायो ऋतु वसंत, तजहु मान मानिन तुरंत। इस प्रकार हिंदी के जो आदिकाल के भक्ति काल के कवि हैं उन सब ने तुलसी जैसे कभी भी वसंत ऋतु के वर्णन से नहीं चूक पाते और वो कहते हैं कि भूप वागवट देखई जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुहाई। यानी राजा के बगीचे को देखकर वसंत वहीं अटक गया है, वह लुभा गया है। बिहारी का वह दोहा प्रसिद्ध है कि रणित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर, मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। तो इस प्रकार, लेकिन रीतिकाल में कवि पद्माकर का जो वसंत है वह अपने ही तरह का है और बनन में बागन में बगड़ियो बसंत है तो कहा ही, साथ ही कहा ऐरी मेरी वीर, इन आँखों ते कढ़ी गए अबीर, पर अहीर तो कढ़ी नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकाल में भी वसंत का पर्याप्त वर्णन हुआ है। जब हम आधुनिक हिंदी साहित्य या और कविता में आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ भी वसंत को अपने अपने ढंग से कवियों ने आख्यायित करने का, चित्रित करने का प्रयास किया है। यहाँ महादेवी तो स्वयं कहती हैं मैं बनी मधुमास आली, यानी वे स्वयं अपने को मधुमास के रूप में घोषित करती हैं और स्वयं महसूस करती हैं कि उनका संपूर्ण जीवन ही पंत पल्लव पल्लव में नवल रुधिर, पत्रों में मांसल रंग खिला, आया नीली पीली लौ से चित्रों के पुष्पित दीप जला। लेकिन प्रयोगवाद तक आते आते वसंत के प्रति कवियों की दृष्टि, नजरिया बदलता है और आगे कहते हैं जो स्वयं स्वभाव से घुमक्कर प्रकृति के थे। बसंत आया शीर्षक कविता में वो कहते हैं बसंत आया तो है पर बहुत दबे पांव, यहाँ शहर में हमने बसंत की पहचान खो दी है, उसने बसंत की पहचान खो दी है, उसने हमें चौंकाया नहीं, अब कहाँ गया बसंत। तो इस प्रकार आगे वसंत के इस रूप के प्रति और सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि आया बसंत छाई जग में शोभा आनंद। तो इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि को शोभायमान करने वाला वसंत आया है और उसको इतना ही नहीं, उर्दू शायर नजीर अकबराबादी भी कहते हैं कि फिर आलम में तशरीफ लाई बसंता, हर एक गुलबदन ने मनाई बसंता, तवायफ ने हरजा उठाई बसंता, इधर और उधर जगमगाई बसंता, हमें फिर खुदा ने दिखाई बसंता। तो इस प्रकार हिंदी से लेकर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं कि आया लेकर नवसाजरी, महमह डाली महक रही, कुहू कुहू कोयल कुहुक रही, संदेश मधुर जगती की वह। तो इस तरह से हम देखते हैं
कि हिंदी साहित्य में पर्याप्त वसंत विषयक काव्य लिखे गए हैं, और इतना ही नहीं, यह वह ऋतु है जो धरती पर सब कुछ नूतन हो जाता है, नया होता है, चेतना का संचार होता है, ऊर्जा का संचार होता है, दिन की गर्माहट बढ़ने लगती है, रात्रि की लंबाई घटने लगती है, ठंड पराजित होता है, निकल भागता है, मधुमक्खियों का झुंड फूलों पर मंडराता है, मधु संचय होता है। और इस रूप में जो प्राचीन भारत से मदनोत्सव, कामोत्सव या वसंतोत्सव का जो पर्व था, आज वह वसंत पंचमी और होली के रूप में आ गया है। पद्माकर की एक बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है कि राधा और गोपियाँ किस प्रकार कृष्ण के साथ होली खेलती हैं, तो कहा कि फाग की भीड़ अभीरन में गही, गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई किए मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोली, छीन पीतम्बर कम भरते, सुविदा दई मीरी कपोलन रोली, नैन नचाई कहे मुस्काई, लला फिर आइयो खेलन होली। तो लला फिर आइयो खेलन होली में जो वक्रता है, वाक्य विन्यास है, वह चमत्कृत करने वाला है। मैं क्षितिज के आयोजकों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे वसंत पर कुछ कहने का अवसर दिया। हरि अनंत, हरि कथा अनंता की तरह वसंत की कथा अनंत है, और मैं तो शांत व्यक्ति हूँ। तो मैं ऐसे में क्षितिज का आभार प्रकट करते हुए उन तमाम मित्रों का, उन तमाम साहित्यकारों का, उन तमाम कवियों का हार्दिक अभिनंदन एक बार पुनः करता हूँ, और उनसे विदा लेना चाहता हूँ कि यह वसंत रंगों भरा, उमंगों भरा, तरंगों भरा आपका बीते, और आप पूरी तरह इसके रंग में सराबोर हो जाए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।